हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का यहाँ पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास हमारी हुई थी, उसके अंदर मैंने दो थ्योरीज आपको करवाई थी, जिसमें एक तो था जीन पियाजे की थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने, इन्होंने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। छोटे बच्चे जो होते हैं और उसके बाद जो बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, उनके माइंड के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उनकी बुद्धि को लेकर के, उनकी कॉग्निटिव को लेकर के एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कि उनमें क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने 4 स्टेज के ऊपर किए थे, जिसमें से एक था सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में करवा दी थी आप लोगों को। उसके बाद मैंने एक थ्योरी और करवाई थी आपको, कोहलर की, जिसमें मैंने बताया था कि चिंपैंजी जो बंदर को लेकर के उन्होंने क्या किया था, पिंजरे में बंद कर दिया था। उसके बाद उस खाने के लिए केले लटका दिए थे, उसको भूख लगी, वो अपनी पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसमें क्या किया कि वो छड़ी लेकर के उसको गिरा करके खा गया। दूसरे में क्या किया, बॉक्स रख दिए थे पिंजरे के अंदर, तो वो बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने खा ली थी। ठीक है, केले खा लिए थे, जैसे अपनी भूख खत्म हुई। तो ये जो थ्योरी थी कोहलर की, ये मैंने लास्ट क्लास में करवा दी थी आपको। इसके बाद ये जो दोनों थ्योरी जो थी हमारी, ये किसके ऊपर थी, कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, यानी बुद्धि की जो क्षमता है, बुद्धि का जो विकास कैसे होता है, उसके ऊपर ये दोनों थ्योरी थी। इसके बाद आगे हम चलते हैं, अगले चैप्टर के ऊपर हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इसके अंदर हमारी जो थ्योरीज आती हैं वो है वागोत्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, दूसरा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बाई वागोत्स्की, तीसरा है हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाई जॉन डेवी, अगला है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग, और लास्ट था हमारा डेलकॉन ऑफ एक्सपीरियंस। आज की जो क्लास है इसमें हम जो ऊपर की जो तीनों थ्योरीज हैं इनको कवर करेंगे, बाकी नीचे वाली जो दोनों थ्योरीज है इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी? सोशल का मतलब होता है समाज, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है निर्माण। एक तरीके से जैसे आपके आसपास में कहीं आपने बिल्डिंग बन रही होगी या घर बन रहा होगा, तो बिल्डिंग बन रही होती तो हम क्या बोल देते हैं कि बिल्डिंग का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण हो रहा है उसका। तो ऐसे ही हम समाज में अपनी जो बुद्धि है उसको कैसे समाज के साथ मिलकर के बुद्धि को बढ़ाते हैं, उसके ऊपर ये थ्योरीज है हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इससे पहले वाली मैंने आप लोगों को बताई किसके ऊपर थी, कॉग्निटिव, यानी आपकी बुद्धि का विकास कैसे होता है। ये बुद्धि का विकास होने के बाद आगे की थ्योरी जाती है हमारी। तो इसमें है कि जब हम अपने एक्सपीरियंस से, लोगों से मिल करके या कोलोबरेशन करके या सोसाइटी में जा करके जब आपस में मिलजुल कर ज्ञान बढ़ाते हैं या नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। क्लियर? तो इससे पहले हमारी जो थी वो थी कॉग्निटिव, ये मैंने बता दिया था, मतलब कि बुद्धि जो है उसका विकास कैसे होता है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दिमाग का विकास जब हो चुका है हमारा, तो उसके बाद हमारी नॉलेज जो बिल्ड होती है या नॉलेज को हम बढ़ाते हैं वो हम कैसे करते हैं, इन चीजों के ऊपर आज हम देखेंगे। तो ये 3 थ्योरी आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। इन थ्योरी में पहले जो हमारी आती है वादगोस्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बताया कि जब बुद्धि का विकास हो गया तो उसके बाद अब नॉलेज को कैसे बढ़ाएंगे बुद्धि के विकास के बाद। तो इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने बताया वागोत्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में है कि वागोत्स्की थ्योरी स्टेट दैट नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? को कंस्ट्रक्टेड एंड द इंडिविजुअल फ्रॉम लर्न फ्रॉम वन अदर। यानी इनकी थ्योरी जो थी, इन्होंने बताया कि को कंस्ट्रक्टेड है, मतलब कि को का मतलब सह या साथ में, और कंस्ट्रक्टेड का मतलब मैंने क्या बताया था, निर्माण। ठीक है,
तो इनकी थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि किसी के साथ में मिल करके हम अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, ये बात इन्होंने बताई। एंड दैट इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम वन अदर, यानी एक दूसरे के साथ मिल करके कोलैबोरेट करके जो हम सीखते हैं, जो हम सीख रहे हैं वो हमारी लर्निंग होती है, और हमारी जो नॉलेज बिल्ड होती है उसे हम क्या कहेंगे, को कंस्ट्रक्टेड कहते हैं। ठीक है, तो नॉलेज बिल्ड करने के लिए को का मतलब हमारा हो गया सह या साथ में, और कंस्ट्रक्टेड का मतलब निर्माण, साथ में निर्माण। नॉलेज अकेले में नहीं होती। जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट अगर नहीं करते हैं या किसी से नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, या बातचीत नहीं करते हैं, तो नॉलेज जो हमारी बिल्ड नहीं होती, यानी बढ़ती नहीं है। ठीक है, या और हमारी लर्निंग भी नहीं होगी उस जगह पे। उसके बाद आगे क्या कहा है, इट इज कॉल्ड ए सोसाइटी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बिकॉज इन वादगोस्की ओपिनियन द लर्नर मस्ट बी इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस बीइंग इंटेंसिकली मोटिवेटेड। मतलब कि जब हम समाज में जाकर के किसी से मिलते हैं, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, और दूसरों के आइडियाज विचार हम जब सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मोटिवेशन क्या है, इंटेंसिकली मतलब आंतरिक मोटिवेशन हमारे, यानी अंदर से आता है मोटिवेशन। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बात बताई है कि जैसे कि अगर हमारी क्लासेस जो होती है, जो एक ट्रेडिशनली जो हमारी क्लास चलती है, जैसे हम आज के टाइम में हम क्लास में जाकर के पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना, तो उसमें क्या बात बताई है, उस क्लास में जाकर के अगर हम बैठेंगे तो मोटिवेशन जो हमारा आता है वो किस हिसाब से आता है, तो उस जगह पे, उस केस में अगर उस पर्टिकुलर जगह को अगर फोकस करें तो वो मोटिवेशन हमारा इंटरनली नहीं आता, एक्सटर्नली आता है। जैसे कि एक्सटर्नली टीचर जो होता है वो बच्चे को या तो प्राइज दे करके मोटिवेट करे, या उसको प्रोत्साहन दे करके, या अलग अलग डायरेक्शन दे करके उसको प्रोत्साहन करे, तो वो क्या होता है, उस समय मोटिवेशन हमारा बाहर से आता है। और इसके अंदर क्या होता है, जब हम इंटरेक्ट करेंगे या कोलैबोरेट करेंगे तो क्या होता है, हमारा मोटिवेशन इंटरनली हो जाता है, हमारे खुद के अंदर से ही आता है मोटिवेशन। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि हम जैसे रिसर्च के जो स्टूडेंट्स होंगे काफी, या नहीं तो आप आगे चल करके करेंगे, तो रिसर्च फील्ड में क्या होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार होते हैं, है ना, तो ये क्यों करवाए जाते हैं। जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड करेंगे या सेमिनार्स में जाएंगे, तो वहां पे लोग क्या होते हैं कि जो अपने अपने जो आइडियाज होते हैं, अपने विचार होते हैं, वो क्या वहाँ प्रेजेंट करते हैं ना। प्रेजेंट से एक पेपर प्रेजेंटेशन भी होता है, तो पेपर में जैसे कि आप लिखते भी हो, अपना पेपर लिखा, और पेपर लिख करके आप उसको प्रेजेंट भी करते हो लोगों के सामने, तो क्या होता है कि आपने अपना आइडिया उसके अंदर डाला पेपर में, और आपने प्रेजेंट किया, और दूसरे लोगों ने सुना कि आपके क्या विचार थे, क्या आपकी विचारधारा रही है, क्या आपने नया करके दिया इसमें। ऐसे ही दूसरे लोग भी आकर के क्या नाम है, कॉन्फ्रेंसेस होती है या सेमिनार्स होते हैं, उसमें अपने आइडियाज बताते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो आप अपने विचार दूसरों को भी बताते हैं और दूसरों के विचार आप भी सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी नॉलेज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती है, यानी आप कुछ नया सीखते हो, अपना जो ज्ञान है वो दूसरों को बताते हो, तो वो भी कुछ सीखते हैं, तो इसमें क्या है कि नॉलेज आपकी बिल्ड होती है। पेपर प्रेजेंटेशन वैसे तो एक आदमी पेपर प्रेजेंट कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि दो मिल करके पर्सन मिल करके या दो स्टूडेंट मिल करके पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक पर्सन इसकी जो नॉलेज थी उसके हिसाब से उन्होंने वो चीजें डाली, प्लस में इनकी जो नॉलेज थी उसके हिसाब से वो पेपर में डाली, तो दोनों का दिमाग मिल करके एक दिमाग बन जाता है, तो उसके हिसाब से जो पेपर की जो क्वालिटी होगी वो कैसी बन के आएगी, है ना, तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से जो ये थ्योरी थी हमारी वादगोस्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, इन्होंने यही बताया कि साथ में मिल करके यानी कोलैबोरेट करके सीखना। क्लियर, तो आगे हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला है हमारा सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि सोशल कॉम्पिटेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल इंटरेक्शंस इफेक्टिवली। मतलब कि आप इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप में जो एबिलिटी है, ठीक है, वो सोशल हैंडल्स इंटरेक्शन है, समाज के अंदर जा करके आपकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आप कितना इफेक्टिवली इंटरेक्शन कर सकते हैं लोगों के सामने। मतलब कि कहूँ, इसका मतलब मोटा मोटा मेन बात यह है कि समाज में आप कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो,
ठीक है, इसकी योग्यता या इसका गुण, ये क्या कहलाता है? सोशल कॉम्पिटेंस। इन अदर वर्ड्स, सोशल कॉम्पिटेंस रेफर टू गेटिंग अलोंग वेल with other, being able to form a maintain close relationship and responding in adaptive ways in social settings। क्या है इसका मतलब? कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उनमें उनके साथ क्या करते हैं? हम इंटरेक्शन करते हैं। क्लियर? अब अगर मिलेंगे, कोलैबोरेट करेंगे तो इंटरेक्शन होगा हमारा उनसे, तो हमारी जो बातें होती है, आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, उनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी आप में जो योग्यता है या जो नॉलेज है वो दूसरों को दोगे, और दूसरों की है वो आप बात करके, कोलैबोरेट करके उनकी आप अपने अंदर लोगे। तो क्या बताया गया है कि जब दो लोग एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है, यहां पे बताया ना कि दो लोग जो हैं, इस लाइन में बताया गया है कि जो दो लोग हैं वो आपस में कितना समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, तो ये डिपेंड करता है। और उसके साथ में क्या होता है उनका? वो क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं। क्लियर? मतलब इसका एग्जांपल मैं दूं कि एक इंसान के पास में पैसा है और दूसरे के पास में माइंड है। अब ये समाज में निकले, ठीक है, कोलैबोरेट किया, आपस में मिले, ठीक है, इनके विचार एक दूसरे के आइडिया शेयर हुए, तो उन्होंने मिलकर के क्या किया? एक का पैसे हो गए, एक का माइंड हो गया, तो उन्होंने क्या किया? एक बिजनेस खड़ा किया अपना, और क्या रहा उसका रेस्पॉन्स? पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो अगर ये लोग बाहर नहीं निकलते, अपने घर में बैठे रहते, तो क्या ये सब कर पाते? नहीं। तो सिर्फ घर में बैठने से तो होता नहीं है। तो ये बात बताई गई है सोशल कॉम्पिटेंस, यानी आप में समाज में जाकर के आप कैसे मिलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका योग्यता और गुण जो होता है वो कहलाता है हमारा सोशल कॉम्पिटेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब। तो इसमें एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर जैसे म्यूजिक का एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें एक सिंगर होता है और इसके अलावा और भी म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, तो या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हम कह सकते हैं। जब ये एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, तो क्या ये शो कर सकते थे या कॉन्सर्ट कर सकते थे? नहीं। तो इसलिए क्या था, ये इनका सोशल इंटरेक्शन हुआ, बातें की, ठीक है, आइडिया शेयर किए, तो उससे क्या हुआ, यानी आपस में मिले, उसके बाद इन्होंने क्या किया? कोलैबोरेट करके अपना काम किया, इनके आइडियाज विचार शेयर हुए। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारा सोशल कॉम्पिटेंस। और हमारी जो आज की एजुकेशन है स्कूल के अंदर, वो केवल इतना ही नहीं है, वो सिर्फ हमें क्या है कि रटना सिखाते हैं आज के टाइम पे। और विदेशों में क्या है, रटना नहीं सिखाते। वो क्या करते हैं कि जो आपका माइंड है, बुद्धि, तो वो दो बुद्धि एक बुद्धि कैसे बन जाए, जैसे मैंने पीछे बताया था ना, या ये वाला एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, तो इनका एक के पास पैसे थे, एक के पास क्या था? माइंड था, तो दोनों मिलकर के एक बिजनेस खड़ा कर दिया, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। तो यानी क्या हुआ कि जो दो बुद्धि थी वो एक कैसे बन गई ना। तो ये सब चीजें कहाँ पे? विदेशों के अंदर खासकर ये चीजें चलती है, वहां पे ये चीज सिखाई जाती है ना। तो ये हमारा सोशल कॉम्पिटेंस था। उसके बाद अगली जो थ्योरी हमारी आती है वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये किसने दी थ्योरी? ये दी थी वादगोस्की में। इनका पूरा नाम था लेव वागोत्स्की। ठीक है, इन्होंने तीन मेन बात बताई थी, आप उनको सिर्फ ध्यान रख के इस थ्योरी को पढ़ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि जो स्टूडेंट होता है या लर्नर होता है वो खुद से सीख लेता है, यानी सेल्फ सीख लेता है खुद से। ठीक है, दूसरी बात आती है, एक तो ये पहली थी, तीन बात मुख्य बताई थी कि पहली जो थी, स्टूडेंट जो है वो सेल्फ यानी अपने आप सीख जाएगा, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा था कि इसको कोई कुछ चीज सीखने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है। और तीसरी क्या चीज थी कि स्टूडेंट या लर्नर है तो वो क्या है, कभी नहीं सीख सकते। तो ये तीन चीज बताई थी इन्होंने। अभी क्या होती है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले इस चीज को ध्यान रखना कि स्टूडेंट जो है खुद से सीख जाता है, और दूसरे में क्या था, या वो किसी की हेल्प लेकर के सीखता है, या फिर वो कभी नहीं सीख सकता उस चीज को।
तो ये क्यों होती है, कैसे सेल्फ से सीख लेगा, कैसे हेल्प से सीख लेगा, और कैसे बिल्कुल नहीं सीख पाएगा उस चीज को। क्लियर? तो इस चीज को हम देखेंगे। ये वाली जो पॉइंट है ये एग्जाम में पूछी हुई है। और जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दी थी थ्योरी? लेव वाटगोस्की ने। ये भी एग्जाम में पूछी हुई चीज है, इसको ध्यान में देख करके लिख लेना इसको। आगे देखते इसमें क्या बताया गया है कि द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किसको रेफर करती है कि व्हाट द लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प। ठीक है, जो लर्नर जो है बिना हेल्प के क्या सीख सकता है, एंड व्हाट ही और सी कैन अचीव विद गाइडेंस, यानी गाइडेंस के साथ क्या सीख सकता है, यानी हेल्प के साथ में क्या आप सीख पाएंगे। एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम ए स्किल पार्टनर, यानी एनकरेज कर पाओगे अपने स्किल पार्टनर के साथ हेल्प लेकर के। ये चीज इसमें बताई गई है। दस द टर्म प्रोक्सिमल रेफर टू, जो प्रोक्सिमल जो टर्म है ये किसको रेफर करती है? स्किल दैट द लर्नर इज क्लोज टू मास्टरिंग, जो आपकी स्किल है वो मास्टरिंग करने के लिए क्या है? क्लोज है। पर किस केस में? जब आपको कोई हेल्प करेगा तभी आप उसको सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। इस चीज को हम आगे चल के समझते हैं अगले पेज पे कि क्या चीज होती है। कि जो वागोत्स्की जो है इन्होंने एक बात बताई कि जो ये लाइफ है हमारी, इसमें एक जो हमारी स्किल होती है वो क्या होती है? सेल्फ स्किल होती है। ठीक है, और एक हमारी होती है नेवर स्किल। तो सेल्फ स्किल में क्या आ जाता है हमारे? सेल्फ स्किल में हमारा आता है जैसे कि ऐसी स्किल जो आपको कोई नहीं सिखाता, आप अपने आप सीख जाते हैं। जैसे कि बोलना, खाना पीना, है ना, सोना, चलना, ये सब चीजें क्या होती है? सेल्फ स्किल होती है। आपको कोई नहीं सिखाता, ऑटोमेटिक आपके अंदर ये चीजें आ जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें कई बार टीचर है ना, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे टीचर एक बात बोलता था कि आपने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो हम बोलते थे ना सर घर में लाइट चली गई थी, या मैं क्या नाम है, ऐसे कुछ बहाने लगाते थे। तो टीचर क्या बोलता था हमें कि आप खाना नहीं बोले, पीना नहीं बोले। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी डेली नीड होती है उस चीज की, तो हम वो करते हैं। खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, बोलना हो गया, चलना हो गया, ये सब किसके अंदर आती है? हमारी सेल्फ स्किल के अंदर। अब नेवर स्किल में क्या क्या आती है कि नेवर स्किल की ऐसी जो स्किल जो आप बिल्कुल कभी सीख नहीं सकते, यानी जो आपका माइंड है या आपका शरीर है वो उस चीज के लिए नहीं बना। जैसे कि एग्जांपल में कि आप, मैं कहूं कि आप लता मंगेशकर बन सकते होगा, नहीं बन पाओगे। मैं आपको कहूं कि आप माइकल जैक्सन बन सकते हैं, नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर उस चीज के लिए बना ही नहीं है। तो आप ये जिंदगी में ये स्किल कभी नहीं सीख पाएंगे। वो अपनी जगह पे थे, वो थे। ठीक है, आप उस जगह पे नहीं जा सकते बिल्कुल भी। तो इन दोनों के अलावा इन्होंने एक बात बताई, तो एक तो सेल्फ स्किल हो गई आपकी, ठीक है, और एक नेवर स्किल। इसके अलावा जो लाइफ के पार्ट और आता है, इसमें एक स्किल और आती है जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी स्किल जो आप हेल्प से सीख सकते हैं। तो हेल्प से कौन सी स्किल आप सीख सकते हैं? जैसे कि पढ़ना लिखना हो गया, है ना, ये स्किल, यानी बिना हेल्प के आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे वो चीजें। तो ये वाली जो स्किल है इसके ऊपर फोकस किया किसने? लेव वाटगोस्की ने। तो इन्होंने एक थ्योरी दी इसी चीज को, स्किल को समझने के लिए, एजुकेशन को लेकर के, यानी जो हेल्प स्किल थी उन्होंने उसका नाम दिया जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो एग्जाम में कई बार इसको क्या कहते हैं, ZPD के नाम से भी आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि ZPD का मतलब क्या होता है, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हेल्प से स्किल जो आपको आती है किसी की हेल्प लेकर के, इसमें अगर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं कि जैसे कि मैं एक बार दिल्ली में एक ऑटो में ट्रेवल कर रहा था, तो ऑटो वाला जो था एकदम धड़ाधड़ इंग्लिश बोल रहा था। ठीक है, अब मैंने उनसे एक बात पूछी कि क्या भैया आप इसको लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? वो कह रहे थे नहीं। तो क्या हुआ कि वो जो स्किल होती है उन्होंने बिना हेल्प पे सीखी थी, तो वो कौन सी में आ जाएगी स्किल? सेल्फ स्किल के अंदर। यानी वो माहौल के हिसाब से उसे अपने आप आ गई। या जैसे कि हम इंडिया के कहीं टूरिस्ट पैलेस पे जाते हैं तो वहां पे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो टूरिस्ट प्लेस पे हिंदी भी अच्छे से बोल लेंगे, वहां पे वो इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेंगे, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, जापानीज, है ना। तो वो लैंग्वेज उनको अपने आप आ जाती है, वो कोई सीखते नहीं है, वो हेल्प नहीं लेते उस स्किल को सीखने के लिए। ठीक है, क्या आते हैं तो वो कौन सी स्किल के अंदर आ जाएगी?
चीज है सेल्फ स्किल के अंदर। पर अगर उन बच्चों को आप कहो कि आपको इतनी लैंग्वेज आती है, आप इसको लिख करके बता देंगे, आप पढ़ करके बता देंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सेल्फ स्किल होती है, और हेल्प से जो सीखी हुई स्किल होती है उसके ऊपर लेव वादगोस्की ने अपनी ये थ्योरी दी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। उसी के ऊपर ये डायग्राम दिया गया है कि जो लाइफ का एक पार्ट होता है जिसमें पर्सन जो है कैन ऑलरेडी डू, यानी जो ये आपकी सेल्फ स्किल हो गई, और दूसरी होगी ये वाली स्किल कि आप हेल्प से सीख सकते हैं किसी की। अगर हेल्प मिल गई तो सीख जाएंगे, नहीं मिली तो नहीं सीख पाएंगे। और दूसरा जो होता है ये लास्ट वाला तीसरा, ये है हमारी पर्सन कैन नॉट डू, यानी नेवर स्किल होती है हमारी। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको लेव वादगोस्की का ये समझ में आ गया होगा। तो इसकी मेन मोटिव आप ये बात ध्यान रखना कि व्हाट द लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैंट डू, नहीं हेल्प के साथ वो क्या सीख सकता है और क्या नहीं सीख सकता। क्लियर, आगे चले हम। अगली थ्योरी हमारी आती है जॉन डेवी एंड एजुकेशन। इन्होंने क्या थ्योरी दी कि पहले जो हम पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में वो कॉग्निटिव के ऊपर थी हमारी। ठीक है, यानी बुद्धि का विकास कैसे होता है। जब बुद्धि का विकास हो गया तो उसके बाद हमारी जो नॉलेज बनती है उसको हम बिल्ड, यानी कैसे बढ़ाते हैं नॉलेज को, उसके ऊपर ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं जो चलती आ रही है हमारी इस क्लास में। जो जॉन डेवी ने दिया था एजुकेशन के ऊपर थ्योरी, वो क्या है हम देखते हैं। जॉन डेवी इज नथिंग लेस देन ए रॉक स्टार ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें जॉन डेवी जो है किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। His ideas and approach to schooling were revolutionary ideas during his lifetime and remaining fundamentally important to modern schooling today। यानी इनका जो आइडिया था वो स्कूल की जो शिक्षा चलती है आज के टाइम में उसके लिए क्या था, एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था, लेकर के आए थे, मतलब कि क्रांतिकारी आइडिया लेकर के आए थे। तो इसमें क्या था कि इसमें इन्होंने बताया कि जो पहले हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग चलती थी, है ना, जिसमें टीचर लेक्चर देता है, स्टूडेंट चुपचाप बैठा रहता है और सुनता रहता है, तो उसमें क्या चेंजमेंट करना चाहिए वो चीज इन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि जब आप टीचर क्लास में पढ़ा करके जाता है और उस टाइम जैसे बच्चा सुन रहा है उस चीज को, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा तो उसकी स्किल जो है वो बिल्ड नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो उन बच्चों को क्या है कि आपस में बात करना या सोशली इंटरेक्ट होना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे स्टूडेंट जो है लर्निंग बाय डू करके सीखेगा। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई। तो देखते हैं इसमें आगे इन्होंने क्या बात बताई है अपने इस थ्योरी के अंदर। तो इसमें था कि द व्यू ऑफ जॉन डेवी, तो इनके क्या व्यू थे अपनी इस थ्योरी को लेकर के। जॉन डेवी इज प्रोबेबली मोस्ट फेमस फॉर हिज रोल इन व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इनका इस थ्योरी को लेकर के मेन रोल क्या था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर इन्होंने बताई। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं, यानी जो आपने ज्ञान लिया है उसके आगे भी कुछ करना। ठीक है, यानी लर्न बाय डू करके सीखना। आपने लर्न कर लिया और चुपचाप चले गए, ये ट्रेडिशनल तरीका था। लेकिन लर्न के साथ में डू, यानी आपने लर्न किया उसके बाद डू करके देखा, उसको करके देखा, यानी प्रैक्टिकली करके देखना एक तरीके से। इस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया, जोर दिया। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसेंशियल ए व्यू ऑफ एजुकेशन द एम्फेसाइजेस द नीड टू लर्न बाय डूइंग। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन थी ना, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, लर्न बाय डूइंग। ठीक है, यानी करके सीखने के सिद्धांत के ऊपर जोर दिया इस चीज पे कि डेव्यू बिलीव द ह्यूमन बीइंग लर्न थ्रू ए हैंड ऑन अप्रोच। जो डेवी जो थे डेवी, इनका जो विश्वास था एजुकेशन को लेकर के वो किसके ऊपर था, हैंड ऑन अप्रोच के ऊपर। यानी इसका मतलब ये होता है, डेवी यहाँ पर कहते हैं इस चीज को लेकर के कि इंसान जो है वो हैंड ऑन अप्रोच से सीखता है। मतलब जब आप अपना हाथ किसी काम में डालते हो, यानी उस काम को आप प्रैक्टिकली करके देखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बता रखा है, दिस पैलेस डेवी इन द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। यानी जो डेवी ने जो सिद्धांत दिया था, फिलोसफी मतलब सिद्धांत एजुकेशन को लेकर के, ठीक है, वो क्या था, पैराग्मेटिज्म। ये आप ध्यान कर लेना, एग्जाम में आई हुई चीज है लास्ट टाइम और पूछ भी सकते हैं। पैराग्मेटिज्म का सिद्धांत इन्होंने दिया।
इसके बाद पैरामेटिस्ट बिलीव दैट द रियलिटी मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। जो इनकी जो थ्योरी थी पैरामेटिज्म, वो किस पे बिलीव करती है? एक्सपीरियंस के ऊपर, यानी प्रैक्टिकल के ऊपर। आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे या फिर कोई जैसे जॉब वगैरह के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो कहीं पे आप जब जाते हैं तो या फिर एग्जाम फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो वहां पे आप लोगों से पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है ना। तो क्या करते हैं कि थ्योरी तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद आपने उस चीज को, थ्योरी को एक्सपीरियंस कितना किया, है ना। जब आप टीचिंग के लिए जाओगे तो पूछते हैं कि आपने कितने साल पढ़ाया स्कूल में या कॉलेज में, है ना। तो ये एक्सपीरियंस वहां पे काउंट करते हैं। तो इन्होंने यही बात के ऊपर जोर दिया। तो इनका जो पैरामेटिज्म जो शब्द था, वो इस बात पर फोकस करता है, किस तरीके में? एक्सपेरिमेंट, यानी प्रैक्टिकल के ऊपर। क्लियर? यानी जो कोर्स हम करते हैं वो पहले हम थ्योरी में करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। तो इसके साथ में आगे क्या बात बताई है? तो फ्रॉम डेवी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस मीन द स्टूडेंट मस्ट बी इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू अडेप्ट एंड लर्न। यानी इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात बताई गई है कि जो स्टूडेंट जो है मस्ट इंटरेक्ट होते हैं विद एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू अडेप्ट। यानी उनको जो जैसा एनवायरमेंट मिलेगा, यानी जैसा उनको एनवायरमेंट चाहिए बच्चों को, वैसा अगर एनवायरमेट मिलेगा तो वो क्या करेंगे? ज्यादा इंटरेक्ट होंगे और ज्यादा चीजों को अडेप्ट करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, और लर्न करेंगे। क्लियर? तो जब तक स्टूडेंट लर्न नहीं कर पाएगा, जब तक आप उसको वो एनवायरमेंट में नहीं डालोगे। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं बताऊं, आप लोगों ने पंकज त्रिपाठी का नाम सुना होगा, जो गैंग ऑफ वासेपुर मिर्जापुर जैसी सीरीज में आए थे। तो इनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, इन्होंने बताया था कि इनका जैसे कि 11th 12th क्लास तक तो एक्टिंग से कोई मतलब नहीं था। तो इनको बस देखा हुआ था कि हाँ एक्टिंग होती है, इनका मन था जाने का। लेकिन क्या हुआ कि इनका मन था, लेकिन 11th 12th क्लास तक उनको माहौल नहीं मिल पाया ऐसा। जब उन्होंने 12th की तो उसके बाद में जाकर के वो कॉलेज टाइम में ऐसे उन्होंने किस में जो ये हमारे थिएटर वगैरह होते हैं उसके अंदर जाकर के उन्होंने ज्वाइन किया, प्रैक्टिस की, बारीकियां सीखी, एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद कितना अच्छा निखर के आए। तो कहने का मतलब ये है, अगर उनको वो एनवायरमेंट नहीं मिल पाता, वो चीज नहीं मिल पाती, तो क्या वो चीजों को अडेप्ट कर पाते? नहीं। आज के अगर वो चीजें नहीं करते, एनवायरमेंट में नहीं जाते, उसमें माहौल में नहीं जी पाते, तो आज के टाइम वो आज पंकज त्रिपाठी इतने फेमस फेम नहीं बनते, वो अपने गांव में घर पे बैठे रहते। ठीक है? तो उनको जो एनवायरमेंट चाहिए था वो ऐसा एनवायरमेंट उनको अवेलेबल हुआ, तो क्या हुआ? उन्होंने लर्न किया और अडेप्ट किया। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आगे क्या बताया है? डेवी फेल्ट द सेम आइडियाज व्हाट टू और टीचर्स एंड दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट मस्ट बी लर्न टुगेदर। तो इसका मतलब ये है कि टीचर जो है बिना स्टूडेंट को पढ़ाए टीचिंग नहीं सीख सकता है। इसी प्रकार जो लर्नर है ना, पढ़ने वाला, वो भी टीचर से पढ़ता जाए तो उसकी लर्निंग नहीं होगी। क्लियर बात ये। तो लर्नर को क्या है कि टीचर से बाहर निकलकर जो उसके आसपास की चीजें हैं या रियल वर्ल्ड है ना, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जिससे उसकी नॉलेज बिल्ट और होगी, है ना। और टीचर जो है, ये जो केस है जो टीचर और स्टूडेंट दोनों में लागू होता है ना। हमारे क्या नाम है, एक गांव में कहावत है कि बेटा किताबों में असली ज्ञान नहीं, असली ज्ञान बड़े लोगों बुजुर्गों के पास बैठने से या लोगों से मिलने से बढ़ता है। ठीक है? तो वो वाली बात है। आप किताबी ज्ञान में कितना भी ले लो, आप तब तक अपने ज्ञान को उस लेवल पर नहीं पहुंचा सकते जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे, कोलैबोरेट नहीं करोगे। आगे क्या दिया है कि हिज व्यू ऑफ क्लासरूम वाज डीपली रोटेड इन डेमोक्रेटिक आइडियाज विच प्रोमोटेड इक्वल वॉइस अमॉन्ग ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब कि जो सभी लर्नर होते हैं वो सभी बराबर है, और सबको बराबर जो एक्सपीरियंस है वो सब एक्सपीरियंस का बराबर मौका मिलना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं है कि जिसको सोशल लर्निंग या एक्सपीरियंस ज्यादा है तो ज्यादा सीख पाएगा, या कम है तो कम सीखेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है। ठीक है? और ये क्या है? डेमोक्रेटिक अप्रोच है। क्लियर? आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। हाउ जॉन डेवी रिफॉर्म एजुकेशन। मतलब कि जॉन डेवी जो है, इनका एजुकेशन में क्या योगदान है। ठीक है? A children centered approach to education places the emphasis learning on the needs and interest of the child। ठीक है? तो ये कौन सी अप्रोच है? हम एक तरीके से कह सकते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक।
हमने दो चीज पढ़ी थी ना, स्टूडेंट सेंटर और टीचर सेंटर। ठीक है, टीचर सेंटर में क्या था, टीचर केंद्रित रहेगा, टीचर आएगा क्लास में लेक्चर दे करके चला जाएगा, स्टूडेंट को वहां पे कुछ नहीं बोलना, जो टीचर करवा रहा है चुपचाप उसको पढ़ लो, लिख लो, सुन लो उसको। तो स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या था कि स्टूडेंट के ऊपर केंद्रित रहेगा, कि स्टूडेंट से आपस में जैसे कोलैबोरेट करवाना ना, उसके आइडियाज लेना, विचार लेना, तो स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाते हैं। तो इनका जो विचार था जॉन डेवी का, वो किसके ऊपर बेस्ड था, स्टूडेंट सेंट्रिक के ऊपर। ठीक है, अप्रोच द एजुकेशन पैलेस द एम्पैथाइज लर्निंग ऑन द नीड्स ऑन इंटरेस्ट ऑन द चाइल्ड, यानी जो चाइल्ड है या बच्चा है या लर्नर है, उसका इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर है, उस चीज को लेकर के उसको आगे बढ़ाना है, पढ़ाना। ठीक है, सॉरी। तो इसमें आगे क्या दिया है, इन डेवी व्यू, इनका व्यू क्या था, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, यानी एक अलग अलग एनवायरमेंट में एक्सप्लोर करने की आजादी देनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, आज के टाइम में जो मॉडर्न जमाना आ गया है, इसमें बच्चों को जो क्लास में किसी भी क्लास में जाकर के बैठ सकते हैं, वो चीज आगे बता रखी। इसमें क्या है कि ही बिलीव, इनका विश्वास क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी कैरिकुलम और ए कैरिकुलम दैट फोकस ऑन कनेक्टिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स where students are allowed to freely move in and out of classroom as they pursue their interest and construct their own path of acquiring and applying knowledge। ना, इसका मतलब ये है कि आज के टाइम जो हमारी अभी जो 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसमें एक चीज ये अच्छी जोड़ी गई है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप वही सब्जेक्ट पढ़े, उसके अलावा भी आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाकर के बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश में मन नहीं है तो आप मैथ की क्लास में जाके बैठ गए, मैथ में मन नहीं है तो म्यूजिक की क्लास में चले गए, नहीं तो डांस की क्लास में चले गए। तो ये आपको ऑप्शन दिया जाता है, जब एग्जाम टाइम आता है तब आपसे पूछा जाता है कि आप किस चीज में एग्जाम देना चाहेंगे। क्लियर? तो इसी चीज के बारे में ये बताई है। तो इसमें क्या है, मतलब कि बच्चे को क्या है, आजादी देनी चाहिए उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकता है या उनसे जुड़ सकता है, कि अलग अलग तरीके से वो अपने पढ़ाई कर पाए और अपने लर्निंग को आगे लेकर के जा पाए। ठीक है। जैसे कि इसमें एक मैं एग्जांपल अगर दूंगा आप लोगों को, एप्पल की जो कंपनी है, इसका मालिक कौन है, स्टीव जॉब्स। ठीक है, स्टीव जॉब्स की एक बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी, उसमें एक चीज बताई गई थी। जब स्टीव जॉब अपने कॉलेज टाइम में थे, जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उस टाइम में क्या था कि वो अपनी जो क्लासेज हैं, कई बार बंक मार करके क्या कैलीग्राफी की क्लास लेने जाते थे, है ना, कैलीग्राफी की क्लास लेने चले जाते थे। कैलीग्राफी मतलब वहां पे वो फॉन्ट वगैरह का डिजाइन सीखते थे। तो वो वहां पे फॉन्ट डिजाइन सीख करके उन्होंने अपना खुद का एक कंप्यूटर बनाया और उसके अंदर उन्होंने वो फॉन्ट डाला। वो फॉन्ट की जो स्टाइल और डिजाइन इतना इंटरेस्टिंग था कि लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, जिस वजह से वो फेमस हो गया लोगों के बीच में वो फॉन्ट। और फॉन्ट की फेमस होने की वजह से जो कंपनी है आज के टाइम एक ब्रांड बन गई और इतनी बड़ी कंपनी बन के तैयार हुई, एप्पल। तो मतलब कि कहने का मतलब ये कि उनके टाइम जो डेवलप कंट्रीज जो है, इनमें भी जो स्कूल एजुकेशन जो थी, कॉलेज एजुकेशन जो कहें, उस टाइम पे भी इतनी छूट थी कि वो एक सब्जेक्ट बेस ना रह करके कोई दूसरा इंटरेस्ट वाला भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है ना। तो इसके इतने फायदे होते हैं कि आप बच्चों को इतनी स्वतंत्रता या फ्रीडम देते हैं। क्लियर? तो इसमें आगे क्या बताया है, द रोल ऑफ टीचर इन दिस सीटिंग वुड बी सर्व मोर ए फैसिलिटेटर देन इंस्ट्रक्टर। मतलब कि टीचर जो है फैसिलिटेटर हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, मतलब टीचर फ्री हो जाएगा एक तरीके से, यानी बच्चे को सजेशन दे सकता है वो, है ना, प्रॉब्लम उसकी दूर कर सकता है या हेल्प कर सकता है उसकी, या बच्चे को सही गलत बता सकता है। लेकिन वह इंस्ट्रक्टर नहीं रहता, मतलब कि निर्देश नहीं देता। जैसे हमारे नहीं होता कि ट्रेडिशनल क्लासेस चलती है, टीचर आएगा, चुपचाप बैठ जाओ सब लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा, अब चुपचाप बैठ के सब सुनेंगे, है ना। तो वो सब सुनते हैं, तो ठीक है, आया समझ में आया, नहीं आया ठीक है, लेक्चर दे करके चले गए। तो वो चीज इनके अंदर नहीं रहती। तो ट्रेडिशनल क्लास के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि ट्रेडिशनली ए टीचर विल स्टैंड इन ए फ्रंट, यानी जो टीचर है वो कहाँ पे खड़े रहते हैं, फ्रंट के अंदर, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आल सिटिंग इन रो। ठीक है, तो ये हमारी जैसे क्लास होती है, तो इसमें बच्चे ऐसे रो में बैठे रहते हैं। ठीक है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जब आप जाकर के देखेंगे
तो उसमें जो क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे बेंच होती है, टेबल होती है गोल, और उसमें बच्चे क्या है चारों तरफ बैठते हैं, ठीक है। और टीचर जो होता है इनको खड़ा होकर के लर्निंग करवाता रहता है। तो क्या बताया गया है कि इन कॉन्ट्रास्ट, इनके कॉन्ट्रास्ट में यानी किसके, जॉन डेवी का जो एजुकेशन पॉलिसी है, सॉरी पॉलिसी का नाम एजुकेशन, जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनके कॉन्ट्रास्ट में क्या बात कही गई है कि इन ए क्लासरूम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जैन डेवी। तो इनका क्लासरूम का जो आइडिया जो था जैन डेवी का, उसमें क्या बताया गया है, यू में सी ए टीचर डिलीवर बैकग्राउंड कंटेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी बैकग्राउंड से जो टीचर क्या है वो डिलीवर करता है किसका, कंटेंट का, इंफॉर्मेशन का, क्लियर। बट यू वुड आल्सो लाइक सी स्टूडेंट वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी ये मैंने बताया ना एग्जांपल यहाँ पे, तो बच्चे क्या करते हैं ग्रुप्स में मिल करके क्या पढ़ते हैं या काम करते हैं, ठीक है। विद दोज ग्रुप एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट विद इन द कंटेंट, यानी इनको कोई एक कंटेंट दे दिया जाता है, उस कंटेंट के ऊपर क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा करके उसके ऊपर काम करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे इनको कोई एक कॉन्सेप्ट दे दिया तो ये क्या है, ये अपना अलग दिमाग लगा के उस कॉन्सेप्ट को सोल्व करेगा, ये अपना अलग दिमाग लगाएगा, ये अलग लगाएगा, ठीक है। तो इससे अलग अलग आइडिया जनरेट होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो एक है, उस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने माइंड लगे, ठीक है, कितने आइडियाज निकल के आए। तो और हमारे अगर ये ऐसी चीज होती तो क्या होता, ये आज की एजुकेशन हमारी पता नहीं कहाँ पे पहुंच चुकी होती। तो उनकी एजुकेशन इस तरह की है, उसी के संबंध में ये बात कही गई है। लास्ट में क्या है कहा है कि यू वुड सी लोट्स ऑफ कन्वर्सेशन एंड लोट्स ऑफ कोलेबोरेशन। तो उनकी जो क्लासेस होती है उसमें कन्वर्सेशन होती है और कोलेबोरेशन, यानी आपस में मिलजुल करके सीखते हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि हमारी जो क्लास रहती है जो ट्रेडिशनली ये वाली, इसमें क्या है कि टीचर आके पढ़ाएगा, क्लास एकदम शांत रहेगी, चुपचाप साइलेंट, ठीक है। और इनकी क्लास जो होती है इसमें साइलेंट नहीं रहता, इसमें आवाज रहती है, शोरगुल रहता है। तो वो शोर ऐसा नहीं है कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं या फिर ऐसे ही मतलब कि टाइम पास कर रहे हैं। तो जो उनकी जो आवाज रहती है, शोरगुल रहता है, उसी के बारे में क्या कहेगी, वो कन्वर्सेशन करते हैं, यानी कोलैबोरेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जो भी इनको कंटेंट दिया जाता है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपस में डिस्कशन या कोलैबोरेट करेंगे तो आवाज तो आएगी। तो ये चीजें इस तरह की एजुकेशन वहां पे चलती है ना। तो हमारी एजुकेशन आज भी वो ब्रिटिश काल वाली चलती आ रही है, तो इसको और सुधारने की जरूरत है। आगे चल के देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। चलो ये हमारे क्वेश्चन आ गए, ये तीनों थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड स्पोर्ट, कौन सी लर्निंग थ्योरी है जो स्पोर्ट प्रोवाइड करवाती है फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे ऑफ द लर्नर द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इन एन इंटरेक्शनल सीटिंग विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन एज द बेसिक, यानी आपके आंतरिक मोटिवेशन आएगा। ऐसा कौन से जो टीचिंग का या लर्निंग का सपोर्ट सिस्टम है जो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में करता है, और लर्निंग इन द इंटरेक्शनल सीटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन एज द बेसिक, यानी मोटिवेशन भी जो आपके आंतरिक अंदर से आता है। तो इसमें क्या आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वागोत्स्की। तो इसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि आपका जो मोटिवेशन क्या है, इंटरनली होता है, ठीक है, इंटरनली मोटिवेशन आपको आता है। और इसमें जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि आप रिसर्चर के स्टूडेंट हो या फिर आप रिसर्च करने के लिए अब आगे जाओगे, तो अब आप देखोगे कि कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार या मीटिंग्स वगैरह होती है, उसमें आकर के आप पेपर प्रेजेंटेशन का एग्जांपल ले ले, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्टूडेंट क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आप गए और सबके सामने आपने प्रेजेंट किया, पेपर बोला, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आपने, ठीक है। आपने आइडियाज उनको दिए कि मैं ऐसी तरह से ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप आकर के बैठ गए, कोई दूसरा जाकर के अपना पेपर प्रेजेंट करेगा, वो अपने आइडियाज विचार सबके सामने शेयर करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनका लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो इनमें जो मोटिवेशन क्या है कि आपने उनकी आइडिया विचार को सुना, तो आपके अंदर से आइडिया आएगा कि अच्छा उन्होंने ऐसा काम किया है, तो हो सकता है कि इसके बाद आगे चल के मैं इस पे इस तरह से काम कर सकता हूँ, या हो सकता है कि इसमें मैं कुछ नया कर सकता हूँ। तो ये सब क्या हो रहा है, आपके इंटरनली मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे होगी इस क्वेश्चन को। आगे चल के देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ए चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर जिनको इंग्लिश में नहीं आती है, आप कहोगे सर आप पूरे इंग्लिश में पढ़ाते हो, आप हिंदी में पढ़ा दिया करो थोड़ा। तो चलो मैं ये क्वेश्चन हिंदी में करा देता हूँ। जब एक बच्चा पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है पढ़ने के लिए, तो क्या है कि छात्रों के साथ वह काम करके सीखने के शब्दों का उच्चारण कैसे करे,
वो यह सीखना चाह रहा है बाय वर्किंग द स्टूडेंट्स टू टीच हाउ टू साउंड आउट वर्ड्स, ठीक है, यानी जो शब्दों का उच्चारण है वो कैसे किया जाए, यानी स्ट्रगल कर रहा है वो। स्ट्रगल मतलब कि वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज मैं करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो क्या है कि वो प्रॉब्लम क्या रही है कि जो शब्द है उसके ना, जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण यानी साउंड वो किस तरह से करे। एंड अदर वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रेटेजीज, मतलब कि अन्य जो शब्द है उनकी रणनीतियों का उपयोग किस तरह से किया जाए, ये चीज करने के लिए जो बच्चा है वो क्या है, स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि द चाइल्ड इज एबल टू लर्न टू रीड, ठीक है, यानी बच्चा जब क्या करता है कि पढ़ने में सक्सेस हो जाता है, इसको मतलब कि सीख लेता है या कामयाब हो जाता है, तो ये बात यहाँ पे की गई है कि पहले उन्होंने स्ट्रगल किया बच्चे ने, है ना, कि ये वाला काम वो करना चाह रहा है। जब वो ये काम कर लेता है, ठीक है, उसके बाद क्या बात बोली गई कि विच कंसेप्ट डज द अबोव एग्जाम्पल हाईलाइट। तो ये जो है उदाहरण जो एग्जाम्पल दिया गया है ये किस कंसेप्ट को हाईलाइट करता है या एग्जाम्पल किस चीज को हाईलाइट कर रहा है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस, जो है इक्विलिब्रेशंस, अडेप्टेशंस, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो मैंने क्या बताया था, इसका आंसर आएगा जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, जो लाइफ है हमारी, है ना, उसमें एक चीज थी सेल्फ आप अपने आप सीख लेंगे, एक आप कभी नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद एक पार्ट और आता है जिसके ऊपर थ्योरी दी गई है, यानी आप हेल्प से सीख पाएंगे, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है कि बच्चे को पहले कुछ नहीं आ रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था, उसने हेल्प ली कि ये कैसे कैसे किया जाएगा, और उसने हेल्प कर करके लास्ट में क्या किया, फाइनली वो सीख गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है अब आपको पता चल गया होगा। मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं आपने थ्योरी पढ़ ली लेकिन एग्जैक्ट उसी सब पॉइंट के ऊपर आपको कट टू कट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके फिलोसफी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको घुमा फिरा करके उनसे रिलेट करते हुए। अगर वो थ्योरी आपने पढ़ी है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ी तो फिर आप कितना ही वो कर लो, आप इन क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से करके इनको पढ़ते रहें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो बताते रहें। शायद यहाँ एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी विच ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म बाय एजुकेशन टू द सोसाइटी, यानी हमारा ऐसा कौन सा फंक्शन है या जो कार्य है जो परफॉर्म करते एजुकेशन को लेकर परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, है ना, यानी सोसाइटी के द्वारा कौन से एजुकेशन को लेकर के कौन से कार्य किए जाते हैं। तो एजुकेशन जो है हमारी सोसाइटी के लिए क्या कार्य करती है, तो पहला हम देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। दूसरा है हमारा रिड्यूस इनइक्वलिटी या डिस्पैरिटी। तीसरा है हमारा सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज। अब इसमें मैं आपको समझाऊं, जैसे कि पहला पॉइंट हम लेते हैं कि भाई ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारी गीता है, भगवत गीता है, ठीक है, इसको देश विदेशों में अनेक फॉरेनर पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या हुआ कि हमारी जो संस्कृति है उनके अंदर आई वो, ठीक है, उन्होंने वो अपनाया, और ये धोती और ये सब जनेऊ वगैरह पहन करके और चोटी रख के मंदिरों में हरे राधे राधे कृष्णा राधे राधे ऐसे करके जो कीर्तन वगैरह करते हैं, ये सब क्यों हुआ, क्या रीजन था ये होने का। तो क्या था ये, एजुकेशन, यानी हमारी जो गीता जो थी वो हमारा जो कल्चर जो था वो क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, क्या आउट ऑफ जो भी थे उनके पास में, उन्होंने ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने ये अपनाया। तो क्या एजुकेशन की वजह से पॉसिबल हो पाई ये चीज, बिल्कुल हो पाई। तो इसलिए क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन होएगा। तो फर्स्ट है उसको रख लेंगे, नहीं उसको काट देंगे। तो हमारे तीसरे में फर्स्ट नहीं आ रहा, इसको काट दिया। अब अगला देखते हैं कि रिड्यूस इनइक्वलिटी एंड डिस्पैरिटी। इसमें एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, इसको अगर मैं समझाऊं कि अगर कोई समाज में कोई गरीब आदमी है या ऐसे या किसान कह सकते हैं कि जब उसका बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी लग जाता है, तो उससे पहले क्या था कि समाज में उसको गरीब था इसलिए उसको अहमियत नहीं देते थे, लेकिन पढ़ लिख करके नौकरी लग गए तो उसको सब समाज में इज्जत देने लग जाते हैं। तो क्या हो जाता है, पढ़ाई ने क्या चीज करके दिखा दी कि जो असमानता थी उसको कम कर दिया। तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, बिल्कुल जी ठीक हो सकता है। तो सेकंड जहां पे है उसको रख लेंगे, नहीं उसको काट देंगे। सेकंड इसमें नहीं है, ये कट गया हमारा। अब या तो हमारा पहला होगा या चौथा, ठीक है। तो अब आगे चल के देखते हैं तीसरा क्या है, सोशल मोबिलिटी। बिल्कुल बात सही है, समाज जो हमारा मोबिलिटी आती है इसमें, यानी गतिशीलता आती है पढ़ाई करने से, बिल्कुल आएगी जी। अगला है सोशल चेंजमेंट भी आते हैं, तो ये हमारे ये भी होगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा थर्ड। क्लियर।
और भी क्वेश्चन आएगा नहीं? चलो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा और अच्छे से शांत माइंड से आप ये टॉपिक पढ़ें। मेरे ख्याल से इतना कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें इसमें दी गई है। आप इसको पढ़ करके अपने नोट्स बना ले। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ठीक है, चलते हैं अब इसके बाद हमारी जो 2 पॉइंट और बच गए थे इस थ्योरी को लेकर के, जिसमें था हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग थी हमारी, है ना। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग के बाद हमारे डेल का कॉन ऑफ एक्सपीरियंस था, वो हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। इसी के साथ में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज देखी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक बात बताई थी कि अगर जैसे क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को सोल्व करके आप आंसर देख करके आगे मत निकल जाना। मैंने आपको कोलर की थ्योरी करवाई, क्यों करवाई? क्योंकि लास्ट टाइम ये जो था क्वेश्चन आया हुआ था और ऑप्शन में भी कोलर की थ्योरी कैसे, जो ऑप्शन में डाला हुआ है ना, ऐसे डाला हुआ था। हो सकता है कि इन्होंने कोलर के ऊपर नजर डाली है, तो मे बी पॉसिबल कि अगली बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, इसलिए मैंने थ्योरी आप लोगों को करवाई। इसी के साथ में हमने ये वादगोस्की की थ्योरी कर ही ली। और ये जो थ्योरीज है आप इनको भी देख लेना, इग्नोर मत करके जाना। हो सकता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाए अगली बार। क्लियर? तो ये आप ये ऐसे काम करते हुए चले। और इसी के साथ में अगर जैसे और भी कोई थ्योरी बचती है, डेल ऑफ कॉन एक्सपीरियंस मैंने बता दिया और कोऑपरेटिव लर्निंग बता दी, वो जो पॉइंट हमारे बच्चे अगली क्लास में कवर हो जाएंगे। और इसी के साथ में हमारा जो 1-2 थ्योरी और बचती है, तो वो भी मैं इसी के साथ में कवर करवा दूंगा अगली क्लास में। तो आई होप आप लोगों को सबको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सभी को। चलते हैं आज की क्लास के लिए, धन्यवाद सभी का।